अस्सलाम वालेकुम। आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, यानी मुहाजिरीन का आलमी दिन। पाकिस्तान के लिए दिन और ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा अहम है, खास तौर पर कुछ मौजूदा हालात के तनाजुर में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जो कशीदगी रही है उससे पाकिस्तानी अवाम बड़े नाना हैं। पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि अफगान मुहाजिरीन पिछले 37 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ हैं और यहाँ पर बहुत सारी खराबियों के जिम्मेदार हैं। कुछ जगहों पर मुजाहरे भी हुए और इसी वजह से इनकी वापसी जो है वो हमारे नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, यानी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा है। आम सवाल ये है कि ये जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं ये किस तरह से वापस जाएंगे। इस सवाल पर बात करने से पहले मैं आज एक रिपोर्ट है जो कि यूएनएचसीआर की आई है, वो आज ही रिलीज की गई है। इसे ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कहा गया है मुहाजिरीन के हवाले से। उसके कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इस अहम सवाल पर भी जो है वो हम बात करेंगे। एक तो ये कि इस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जबरी मुंतकली जो है अफराद की हो रही है और जो लोग मुहाजिरीन बन रहे हैं उनकी तादाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर 113 अफराद में से एक शख्स जो है वो मुतासिर है, या वो मुहाजिर है या उसे जबरी तौर पर उसके अपने इलाके से मुंतकिल किया गया है। अभी पूरी दुनिया में 6 करोड़ 53 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें हिजरत का सामना करना पड़ा, जिन्हें जबरी तौर पर उनके अपने इलाकों से मुंतकिल किया गया या उन्हें वो इलाके जो है वो छोड़ना पड़े, और ये इटली और फ्रांस की आबादी से ज्यादा बड़ा फिगर है। फिर एक और बड़ी अहम बात जो इस रिपोर्ट में है कि यूएनएचसीआर ने जो डाटा रिलीज किया है, जितने भी मुहाजिरीन हैं दुनिया में उनमें से निस्फ जो है आधे अफगानिस्तान, शाम और सोमालिया से आ रहे हैं। और फिर जिन ममालिक में वो जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान, तुर्की, लबनान, ईरान, इथोपिया, उर्दन, कीनिया, युगांडा, ये वो ममालिक हैं जहां पर निस्फ दुनिया के जो मुहाजिरीन हैं वो जाकर आबाद हुए हैं। यानी हिजरत करने वाले भी जो है वो मुल्क इतने जहां से हिजरत हो रही है वो भी इतने कोई खुशहाल नहीं है, और जिन जगहों पर ये जा रहे हैं, जिन ममालिक में ये जा रहे हैं वो भी कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है। अब मुहाजिरीन के लिए जो खतरात हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ये कि इन्हें जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि ये वहां पर जा नहीं सकते। फिर दूसरा, इनका जो सफर होता है हिजरत का वो बड़ा खतरनाक होता है। सिर्फ ये देखिए कि जब हम शाम के मुहाजिरीन की बात करते हैं या फलस्तीन के मुहाजिरीन की या दुनिया के बाकी जगहों से, मेडिटेरेनियन सी में, समुंदर में अभी तक कोई 10,000 के करीब अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हिजरत करने की वजह से या हिजरत करने की कोशिश में। 2015 में इन मरने वालों की जो तादाद थी वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 3,771 है। ये बहुत बड़ा फिगर है। फिर इनमें से जो निस्फ तादाद है, यानी ये जितने भी लोग हैं इनमें से आधी तादाद जो है वो बच्चों की है। पाकिस्तान में इस मसले के हवाले से रिपोर्ट में कुछ बड़े अहम फिगर्स दिए गए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में कुछ वापसी का आगाज हुआ है और 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2016 तक कोई 3,437 मुहाजिरीन, अफगान मुहाजिरीन जो है वो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस चले गए हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ अफगान मुहाजिरीन है बल्कि पाकिस्तान के अपने जो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, जिन्हें आईडीपीज या टीडीपीज कहा जाता है, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। 1,61,081 खानदान हैं जो कि पाकिस्तान में जो है वो अंदरूनी तौर पर जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। फिर इनमें इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 9,66,486 है। ये रजिस्टर्ड अफराद हैं जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन है। अब इनमें से 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक ये कहना है कि आईडीपीज के 30,260 खानदान जो है वो अपने अपने इलाकों में वापस चले गए हैं। और ये जो सिलसिले का आगाज हुआ है इनका ताल्लुक जो है वो शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ओरकज़ई एजेंसी और कुरम एजेंसी के इलाकों में जो है वो इनका वापसी का अमल जो है वो स्टार्ट हुआ है। फंडिंग जो है वो यहां पर एक बहुत बड़ा मसला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएचसीआर ने मुहाजिरीन के लिए $127 मिलियन के फंड्स की दरखास्त की है, मगर उससे सिर्फ और सिर्फ 14% जो है वो मौसूल हुए हैं। अब पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपको एक फिगर, आपको एक पिक्चर देना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा मसला है। 15,64,848 अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और ये 25,40,000 अफराद की कुल तादाद बनती है जिनको इस वक्त तवज्जो की जरूरत है। 5,727 अभी ये यूएनएचसीआर का अंदाजा है कि गैर रजिस्टर्ड है, मगर इनकी तादाद कहा जा रहा है कि जितने रजिस्टर्ड हैं उतने ही या उससे ज्यादा जो है वो गैर रजिस्टर्ड भी हैं। इनमें सोमाली भी शामिल है, 369 जो है वो सोमाली है, 199 मुख्तलिफ ममालिक के मुहाजिरीन शामिल हैं। 8,596 के करीब अफराद ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान में असाइलम के लिए जो है वो दरखास्त दी हुई है।
IDPs کی اگر بات کی جائے تو جلوزئی کیمپ میں 1362 جو ہے وہ IDPs ہیں. ایک اور قرم ایجنسی کا جو کیمپ ہے وہاں پر 720 کے قریب IDPs ہیں, مگر IDPs جو ہیں وہ کیمپوں میں نہیں ہیں, کیمپوں سے باہر رہ رہے ہیں. 9,64,404 جو ہیں وہ IDPs ہیں. اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں کیا یہ واپس جائیں گے کسی بھی طرح سے, اور ان کو واپس بھجوانے کا جو عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں. آج بڑے ہی خاص مہمان ہم نے اپنے پروگرام میں انہیں دعوت دی ہے, ریپریزنٹیٹیو ہیں UNHCR کے, جو کہ ٹاپ UN ایجنسی ہے جو کہ مہاجرین کا معاملہ دیکھتی ہے. اندریکا رتواتے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے. اندریکا, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. اندریکا کے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, مسلم لیگ نون سے سینیٹر ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ڈاکٹر عمران زیب صاحب, عمران زیب صاحب جو ہیں وہ چیف کمشنر ہیں افغان ریفیوجیز کے لیے. عمران زیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اندریکا آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو رپورٹ آئی ہے, this report, Global Trends report, and the problem of refugees in Pakistan, how significant this report is, especially in context of Afghan refugee problem in Pakistan? I think it's a encapsulation of the data of refugees and displaced persons every year that we present, tabulating all the different situations where refugees and displaced persons are. And I think one important element in this report is highlighting the protracted refugee situations, because you have the emerging crises and the humanitarian emergencies, be it Syria, Iraq and others, but you have the protracted refugee situations like Pakistan and other countries that have been hosting refugees for decades. And I think here an important point of this whole report is that it also identifies that the length of displacement is getting longer and longer, because political solutions and solutions for refugee situations are getting more difficult to be found. So this report highlights that. It also highlights the fact that the displacement numbers are at its highest in historical terms. 60 million. All over the world? All over the world. 60 million people displaced globally. And in 2014 alone, that translates to something like 4,500 people being displaced a day. Okay. With the emerging crisis. But when it relates to Pakistan, I think the important point to raise here is that Pakistan has been hosting refugees for 37 years. There are 1.5 million Afghan refugees registered, another approximately 1.5 undocumented Afghans on its territory. And Pakistan is one of those countries which really has been exemplary in hosting, but as a protracted refugee hosting country, it also needs the support to find solutions for this rather intractable situation when it comes to Afghan refugees. Right. جنرل صاحب, ابھی اندریکا نے جو بات کی, میرا خیال ہے ایک چیز بڑی اہم ہے. پاکستان کے حوالے سے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. 37 سال ہو گئے, 37 years. اب پاکستانیوں کے بہت سارے تحفظات ہیں. ان تحفظات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویلڈ ہیں, جائز ہیں؟ جی بہت ویلڈ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایک ایڈوانسڈ کنٹری نہیں ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں. تھرڈ ورلڈ کا ایک ملک ہے جس کی اپنے بہت سی غربت کے مسائل ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, اکانومی اس طرح نہیں جیسے ہونی چاہیے. تو یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی وجہ سے ناٹ اونلی کہ ہماری اکانومی پہ بوجھ ہے, بٹ ہمارے لیے سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. امپلائمنٹ کے ہیں, ٹریڈ کے ہیں, کلچر کے اوپر بڑا سخت یہ اٹیک ہے. تو اس لیے یہ بڑی ٹھیک بات ہے جیسے انہوں نے یہ کہی کہ دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ 60 ملین کی فگر تھی. ناؤ دس ایئر 2015 میں اٹ از 65 ملین. دیٹ مینس کہ اٹ از آل ٹائم ہائی. کبھی بھی اتنے مہاجرین نہیں رہے دنیا کے اندر. اینڈ ایز وی ور سیئنگ کہ پاکستان جو ہے تھرڈ لارجسٹ ہوسٹ ہے ان کا ہر طرح کے. اور اس کے اندر دیکھیں مہاجرین بھی ہوتے ہیں, اسائلم سیکر بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح لوگ جو مختلف مائیگریٹ کر کے آتے ہیں مختلف اوقات کے اوپر. پاکستان کے اندر تقریباً یہ 30 لاکھ کی فگر سے بھی زیادہ ہیں. ایکچولی کچھ لوگ 35 اور 40 لاکھ بتاتے ہیں, یعنی 1.5 ملین یا 15 لاکھ تو رجسٹرڈ ہیں, 15 لاکھ تو رجسٹرڈ ہیں, 15 ان رجسٹرڈ ہیں جو اللیگل ہیں, اور اس کے علاوہ 10-15 لاکھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ کیٹرڈ فار ہی نہیں ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں. اور پاکستان کے صرف بارڈرنگ پروونسز میں نہیں, although
bigger stresses on Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, ठीक. but they are also spread on the entire country. मेरा सवाल ये इतना लंबा किस तरह से हो गया मसला? बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती रही, अफगानिस्तान में हालात ठीक है जो खराब रहे, मगर कभी एक सीरियस कंसर्टेड एफर्ट नहीं हुई इन्हें वापस भिजवाने के लिए। देखिए, एफर्ट्स भी जरूर कंसर्टेड होनी चाहिए, लेकिन दूसरा फैक्टर ये था कि अफगानिस्तान के अंदर थ्रू आउट टर्माइल रहा। अफगानिस्तान के अंदर 4 फेजेस है ना। अच्छा। शुरू के अंदर जब प्रो सोवियत का मसला बना, उनके निकलने के बाद सिविल वार का सिलसिला शुरू हो गया, उनके जाने के बाद तीसरी फेज में तालिबान का रूल शुरू हो गया, और चौथी फेज के अंदर ये 9/11 के बाद जो गदर हुआ, 50 मुल्कों की कौमों ने आके यलगार कर दी, तो ये लोग भाग के आए। तो ये कब वापस जाए? ठीक है, राइट। मैं डॉक्टर साहब, इमरान ज़ैब साहब, अभी हालिया दिनों में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं को बहुत ज्यादा मिसाली नहीं है। आपका काम कितना मुश्किल हो गया इस सारी सूरत हाल में? देखिए जी, जहाँ तक मेरी वजारत का ताल्लुक है या मेरी दफ्तर का ताल्लुक है, हमारा मेजर काम जो है वो रेफ्यूजीज की मैनेजमेंट है। अच्छा। तो वी डोंट गेट इनटू, जिसको कहते हैं कि उसकी सियासी या पॉलिटिकल या बायलैटरल रिलेशंस का जो दोनों ममालिक के दरमियान जैसे भी हालात रहते हैं, हमारा जो दफ्तर है या हमारी जो वजारत है उसकी कोशिश यही होती है कि वो सियासी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे अफगान महाजरीन के मसले को अलग रखें। अच्छा। लेकिन इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना भी हम उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं उसके फिर भी रिपरकशंस और इम्प्लिकेशंस रेफ्यूजी पॉलिसी पे आते हैं और काम मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन उसमें यही है, जैसे कि ब्रिगेड साहब ने भी फरमाया, बेसिकली अफगान महाजरीन का जो मसला है इसका हल अफगानिस्तान में है। अच्छा। मतलब पाकिस्तान में हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे हम इनकी मैनेजमेंट को ज्यादा टूल दें। हम तो इनकी वापसी, रजाकाराना वापसी के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हल जो है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो पुल फैक्टर्स चाहिए जो कि आज तक, मैं बड़े क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि आज तक वो नहीं पैदा किए जा सके। अच्छा। अफगानिस्तान में पर्टिकुलरली वो इलाके जहाँ से महाजरीन की ज्यादातर तादाद आती है, तो ज्यादा काम सर अब ये लोगों में बड़ा गम गुस्सा है ना। मैं भी देख रहा था पेशावर के अंदर जो है वो मुजाहरा किया, वहां के जो ताजरों ने, बलूचिस्तान के जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा इस हवाले से जो है वो आकर बोल चुके। तो लोगों का जो पब्लिक का रिएक्शन है ये कितना मैटर करता है, कितना इसका फर्क पड़ता है जो रेफ्यूजीज की जो फैसिलिटेशन है उसके काम में? नहीं, डेफिनेटली जी उसका इफेक्ट तो इम्पैक्ट तो आता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जी जो आपके नेशन की या आपके लोगों का जो एक उनकी थिंकिंग है या उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसका फिर इफेक्ट तो ओवरऑल पॉलिसी पे भी आता है, हमारे काम पर भी आता है, यूएनएचसीआर के साथ भी आता है। लेकिन इस वक्त मतलब आज भी हम इसी पे सुबह 2 घंटे डिस्कशन हमारी होती रही है सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि एक हमारा रजाकाराना वापसी का एक प्रोग्राम है, वॉलंटरी रिपैट्रिएशन जिसको हम कहते हैं। अभी ये देखना है कि अगर अफगानिस्तान में ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाई जाती तो इसको भी हमने रिविजिट करने की हमें जरूरत है कि जी इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मगर ये जो रजाकाराना वापसी का जो प्रोग्राम है और फिर ये इन लोगों के वापस जाने के लिए जो है वो क्या ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ जरा इस हवाले से हम बात करें। और फिर ये भी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इसका इन मुहाजिरीन पर क्या असर पड़ता है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और उस हवाले से हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम, और यूएनएचसीआर के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में इंद्रिका रतवाते हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल अब्दुल कयूम साहब और डॉक्टर इमरान ज़ैब साहब से भी बात हो रही है। इंद्रिका, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, how important it is that the governments of Afghanistan and government of Pakistan remain on good terms as far as finding solution towards the refugee problem is concerned? I think the bottom line is the two governments have always had a relationship which is symbiotic and close, and I think like in all families there are ups and downs, and absolutely I think over the years as it relates to refugee issues and other issues the governments have discussed and dealt with much more thorny issues. And I think the demonstration of that collaboration was in 2012 when the government of Pakistan, the government of Afghanistan, the government of Iran and UNHCR looked at the refugee issues and said, we've had high return from 2001 to 2008-9, the numbers are going down, we need to find more solutions, what can we do differently? And got together and came with a collaborative framework called the Solution Strategy for Afghan Refugees, which looked at 3 points. One is to support voluntary repatriation. Right. 2 is to support
sustainable reintegration inside Afghanistan, and the third was to support the host communities in Pakistan. And that negotiation alone, I think, shows the importance of the governments working together, identifying the problem and finding solutions. So I think right now, again, this issue is a burning issue. Pakistan, as we were just discussing, has been hosting refugees for 37 years. Right. It feels the fatigue and the pressure of having refugees for many years. It wants to see voluntary repatriation in high numbers back into Afghanistan, that people can go home and reintegrate. There are still remaining challenges in Afghanistan in the absorption and the pull factors, that people can not just go back, but the most important thing for a proper solution is repatriation voluntarily, yes, but the ability to sustainably reintegrate also is important. Right. And that remains a challenge, and I think that's where the international community has to support the Afghan government in its efforts to create those conditions, which is the expectation from the Pakistani government, and for UNHCR also to advocate and solicit that resources which are needed. One more point, if I may, on that context. I think for the two governments to be able to pursue those solutions, I think the international community, while supporting the emerging crisis, which nobody denies requires support, cannot put the protracted refugee situations on the back burner. Just because it's not in the soundbite of the day doesn't mean that these situations don't need equitable responsibility sharing. Yeah, so you think it is connected to that as well? Absolutely. Right. जनरल साहब, मेरा ख्याल है अमेरिका ने तो बात की कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो जरूरी है, मगर पाकिस्तानियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि ये लोग वापस जाने पर आमादा नहीं है, इन मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान में एक आम तासुर ये पाया जाता है। दूसरा कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या तो मुलव्वस होते हैं या फिर उनके सहूलतकार बनते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। इस मसले का कोई हल, कुछ सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर हालात तो ठीक हो नहीं रहे, ये लोग वापस जाना नहीं चाहते, तो सर फिर दरमियान में मिडिल वे क्या हो सकता है? किस तरह से जो है वो कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? देखना, एक तो ये जाना नहीं चाह रहे, दूसरा अफगानिस्तान की हुकूमत तैयार नहीं है इनको लेने पे। उन्होंने हमें कहा कि आप 2 साल का हमें मौका दें, और वो गालबन 31 दिसंबर 2015 को ख़त्म हुआ। और अभी फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिचुएशन इंप्रूव करनी है, फिर हमने आना है। जहाँ तक सिक्योरिटी के इश्यूज का ताल्लुक है, ये जो अफगान महाजरीन तुरहम के ज़रिए आते रहे, उनमें से कुछ इन्वॉल्व थे। चारसदा की यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ, और आप बड़ा बेर के ऊपर अटैक हुआ, और आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे हलाक किए और जलाए, वो जब पता चला तो पता चला कि ये इधर से लोग अंदर आए हैं, और ये भी महाजरीन की गौर में अंडर हम ये नहीं कहते कि सारे महाजरीन दहशतगर्द हैं, लेकिन उनकी अम्ब्रेला के अंदर, मतलब अंडर द गॉब ऑफ दीज रिफ्यूजीज, देन देयर आर मिलिटेंट्स जो आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और वो क्राइम के अंदर इजाफा हुआ है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। फिर आपने देखो ना, बिजनेस को डोमिनेट करते हैं। अभी ये जाना नहीं चाहते, चूंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जायदादें खरीद ली हैं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कब्जा है, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली हैं, नॉट सिर्फ पेशावर से लेके कराची तक आप ये देखें। और एक फिगर थी कि पिछले 6 आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि कौन अफगान है, कौन जो है वो पाकिस्तानी है। और 6 महीनों के अंदर 12,000 बच्चे पैदा हुए हैं, और तो दैट मीन्स कि ये स्ट्रेंथ बढ़ती भी जा रही है, इनकी धड़ाधड़ मल्टीप्लाई होती जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि दुनिया के अंदर, यानी ये जो लास्ट ईयर था 2015, एक स्टडी के मुताबिक हर 1 मिनट में 24 बंदे वर फोर्स टू फ्ली, मतलब है कि किसी तरह या असाइलम या माइग्रेट किया या कुछ किया, 24 बंदे 1 मिनट के अंदर, इतनी ज्यादा तादाद ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया के अंदर जो माजरीन है उनका 50% सोमालिया, अफगानिस्तान एंड सीरिया इधर से आ रहे हैं। और अभी जब इनफ्लक्स इनकी यूरोप में गई है, तो मैं पिछले दिनों में बर्लिन में था, और वहाँ एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ मैंने हाईलाइट किया अफगान रिफ्यूजीज का। आई सेड, आप आज वरीड हैं कि ये हमारे पास मिलियन रिफ्यूजीज आ रहे हैं, व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज जो कि 30 साल 35 साल 36 साल से ओवर 3 मिलियन लोगों को होस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इनके अभी देखे ना, पेरिस के अंदर अटैक हुआ,
इधर उधर, तो ये सारे उनके मगर अब जो concerns मैं हैं। ये देख रहा था आज अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के ट्वीट्स, उन्होंने तो आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के हवाले से कहा है कि जी के पहले 6 महीने में 60,000 अफगान जो है वो पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। तो वो क्या उनके बयानात को फिर हमें किस तरह से देखना चाहिए? बिकॉज वो लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अफगान हुकूमत का इससे कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि अफगान हुकूमत इन लोगों को वापस नहीं लेना चाहती। जी जी, देखें, अफगान हुकूमत इनको ऑब्जर्व करने के लिए अरेंजमेंट करे। उन्होंने ऑफिशियली फॉर्मली पाकिस्तान गवर्नमेंट को 2 साल की मांगी थी कि ये आप हमें दें। अच्छा। और अभी भी वो इस पे तैयार नहीं। ये अशरफ गनी साहब से क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा यस वी अंडरस्टैंड कि आपके पास 30-35 लाख हैं, हमारे पास भी 4-5 लाख आपके लोग ज़रबे अज़ब की वजह से आए हुए हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ये देख सकते हैं, हमारी तरफ से तो ज़्यादातर ये मिलिटेंट वही भाग के गए हैं जो उधर से आए हुए थे या जो यहाँ जराइम पेशा लोग हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठा बैठ के इस मसले को हल करना ज़रूरी है और फर्दर इन्फ्लक्स को रोकना ज़रूरी है। दैट इज़ वही बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मैं इमरान ज़ैद साहब, एक तो ये पाकिस्तानी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा जो एक बड़ी अहम बात है वो वॉलंटरी रिटर्न वाली है। इंसानी हकूक़ के कवानीन भी यही कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि वॉलंटरी रिटर्न होनी चाहिए। क्या कोई उसका ऑल्टरनेटिव है अगर ये वॉलंटरी रिटर्न पर आमादा नहीं होते? देखिए जी, इसमें असल में 2 मिसपरसेप्शंस हैं जो मैं पहले हटाना चाह रहा हूँ। एक ये है कि जी वेदर अफगान रेफ्यूजीज जो हैं ये वापस जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमने 2-3 सर्वेस की हैं, एक भी नहीं, और बड़े ऑथेंटिक और बड़े ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से करवाए हैं, जिसमें 85 से 90% अफगान महाजरीन से जब सवाल किया जाता है कि आप वापस वतन जाना चाहते हैं तो कहते हैं हाँ हम जाना चाहते हैं। सो ये जो एक मिसपरसेप्शन है कि ये लोग यहाँ ठहरने के लिए आए हुए हैं, ये बड़ा गलत है। अच्छा। दूसरा, जब उनको आप ये कहते हैं कि जी आप अभी जाना चाहते हैं, तो यही 85-90% कहते हैं कि नहीं जी अभी नहीं जाना चाहते। उसकी वजूहात जो हैं वो ये हैं कि जो हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया कि इनके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली जी, ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये अपनी जिंदगी पाकिस्तान में वो कंपेयर करते हैं रिलेटिव टर्म्स में, व्हाट वुड बी देयर लाइफ इन अफगानिस्तान, ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे इनको अस्पताल, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, स्कूलिंग इनके बच्चों के लिए अवेलेबल है। अफगानिस्तान में ये चीज़ें उनके लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ से अगर एक फैमिली वापस जाती है तो उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी की कोई गुंजाइश है ही नहीं है मिलने की। ठीक है जी। उसके साथ साथ वहाँ पे ना अस्पताल है ना स्कूल है, तो एजुकेशन भी नहीं है। उसके साथ दूसरी जो मिसपरसेप्शन आ रही है वो ये है कि दहशत गर्दी, जहां तक हम अफगान महाजरीन की बात करते हैं तो हम ये 15 लाख रजिस्टर्ड POR कार्ड होल्डर्स की बात करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस इस मामले में नहीं है कि ये इनमें से किसी ने दहशतगर्दी या की हो या फैसिलिटेट की हो या इसमें इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा, इसके साथ साथ जो हमारे लिए बड़ी तशवीश है वो ये है कि जितनी भी दहशतगर्दी के बड़े बड़े यहाँ पे वाकयात हुए हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर लोग आए हैं, क्रॉस करके बॉर्डर आए हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ मस्ट। लेकिन उन लोगों को अफगान महाजरीन के साथ या जो हमारे रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है उनके साथ उनको कंपेयर करना, लिंक नहीं किया जा सकता। ये आई डोंट थिंक इट विल बी जस्टिफाइड। Indika, one more thing. And a Pakistani concern is that these refugees are a burden on infrastructure here, which is already not so well in Pakistan, especially in Khyber Pakhtunkhwa. How do you see this concern from Pakistani side? Has there been an effort by the UN and the other international agencies to improvise the infrastructure so that they can actually sustain with this much load of population? I think there has been an effort made, but I don't think it's adequate because the Pakistani host communities have shared whatever land, whatever resources, schools and other infrastructure with the refugees for many years. While in the early days they were mostly in camps, the generosity of the Pakistani government was to enable the freedom of movement, let them find some livelihood, has also made a demographic shift that more of the population is outside the camps. That means, as I think the speakers are mentioning, accessing education and health facilities, for example, that are provided by Pakistani state. So what we have tried to do as part of the solution strategy, as I mentioned, and the host government saying we need targeted support to host communities, what we did together with the government was launch a program in 2009 called Refugee Affected and Host Area Projects, called RAHA for short. So the RAHA program looks precisely at targeting all the refugee hosting
communities in Pakistan and supporting them through enhancement of health, education and infrastructure facilities, together with the government and the UNDP. It's a modest contribution, I dare say, compared to what Pakistan has done. It's a program that has invested so far about $175 million over the last 4 to 5 years, and the impact has been around 80 to 85% on Pakistani host communities and 15% on the Afghan refugees who live with them. Right. Now, it's a drop in the bucket, I do say that, but I think this kind of programs is what has to be expanded, and the international community and development partners have to enable the resources to expand this, because that is, Right. I think, a मैं balance. जनरल साहब एक बिल्कुल एक अमेरिका की बात, दूसरा एक और बहुत बड़ी बात जो की जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आप इन्हें जबरदस्ती को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। पाकिस्तान ने पहले एग्री किया था इन लोगों को वापस लेने के लिए, इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए, तो इस आर्गुमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस आर्गुमेंट में भी वजन तो जरूर है ना कि इंसानी हमदर्दी के तहत अगर ये लोग यहाँ आए हैं और 30 सालों से ये रस बस गए हैं, इनके घर हैं, बच्चे हैं, क्योंकि जब हम मुहाजिरीन की बात करते हैं तो हम तो सीरिया के मुहाजिरीन का तो बड़े उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, मगर कहते हैं कि उन्हें जंग में जो है वो जरूरत है, मदद की जरूरत है, फलस्तीनियों के साथ करते हैं, मगर जब अफगानियों की बात आती है तो फिर हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है। हमें जरूर ये ह्यूमन एंगल तो जरूर कंसिडर करना चाहिए, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कॉन्शियस को जगाना बड़ा जरूरी है, बिकॉज दे हैव नाइदर हेल्प, दे शुड हेल्प अफगानिस्तान इन सेटलिंग डाउन। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अफगानिस्तान इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स और उनकी अपनी रिसोर्सेज नहीं है। दे शुड हेल्प पाकिस्तान के इनको मेंटेन करने के लिए। ना वेस्टर्न कंट्रीज ने, ना यूनाइटेड नेशन ने, ऑनेस्ट टू गॉड, उस तरह की दे हैव नेवर गिवन अस दैट हेल्प व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर दीज पीपल। आई थिंक they just left it to them कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, और we did our best कि हम अपनी रिसोर्सेज के ऊपर उनके साथ सारा किया है, लेकिन आई थिंक कि यूनाइटेड नेशन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज मस्ट रियलाइज कि कितनी डिफिकल्टीज अभी जब ये इन्फ्लक्स गया है और यूरोप के अंदर सीरिया का और मिडल ईस्ट का ये आईसिस की वजह से, देन दे रियलाइज कि ये कितना बड़ा इशू है। तो यहाँ तो हम इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं ना, जहाँ मर्जी है लेट गया, कोई कैंप ऑर्गेनाइज्ड, कुछ हैं तो कुछ नहीं है, अदरवाइज ऑन देयर ओन जहाँ जिनको जो जगह मिली हुआ, अदरवाइज तो इनके लिए कैंप्स होने चाहिए, बैनुल अक़वामी फंड्स हैं जो एलोकेट होने चाहिए पाकिस्तान तो मगर की ये मदद तो पहले होनी चाहिए। सोचना चाहिए था ना, ईरान ने किया ना, जी। ईरान ने किया, ईरान ने कैंप बना कर रखे और जैसे उन्होंने फिर वापस भी भिजवाया। हमने पहले ये क्यों नहीं किया? हम सोए हुए थे क्या? क्या वजह थी? हमारी हुकूमतों की भी गलतियां होंगी, आई एम श्योर, बट एट द एंड रिजल्ट इज कि अभी हम कीन हैं कि ये वापस जाएं, हम कीन है कि बॉर्डर मैनेज हों। हमारे यहाँ जो रोज 40-50 हजार लोग आ जा अभी भी रहे हैं, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, दे वांट टू क्रॉस, एंड इफ यू आस्क देम टू शो योर वीजा तो दे आर अनाइड एंड दे फायर एट यू। मतलब लुक एट द स्टेट, एंड दैट इज अ कंट्री जिनके बंदे हमने 3 to 4 मिलियन पीपल वी आर होस्टिंग। सो गॉड इज काइंड कि हमने उसको सेटल कर लिया अभी, बट द पॉइंट इज बॉर्डर इज 2800 किलोमीटर्स and it is mountainous and it is difficult. So therefore managing that border is also, there are 78 crossing places, out of which only 3-4 are regular. Otherwise it is absolutely on आपको लगता है वो फ्री वे बनी हुई है? तो वो प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने जाना है, बट इंद्रिका एंड इमरान ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, इस मसले के हल के लिए जो यूएन और जो दीगर आलमी इदारे वो क्या कर रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा बात करने, और फिर वही बात कि क्या रज़ाकाराना वापसी के अलावा कोई और इस मसले का हल है या नहीं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और ये जो अफगान मुहाजिरीन का मसला है, आखिर इसका कोई हल है भी या नहीं? आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान UNHCR के रिप्रेजेंटेटिव इंद्रिका रतवाते हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर इमरान ज़ेब जो कि चीफ कमिश्नर हैं अफगान रेफ्यूजीज। जनरल अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ हैं, मगर ब्रेक से पहले जो है वो उन्हें जाना था इसलिए ही लेफ्ट। मैं इमरान ज़ेब साहब आपसे एक सवाल, जो कि अफगानियों की तरफ से कंसर्न एक बहुत ज्यादा शो किया जाता है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान जो है ये पैसों के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान को जो है वो UN से और दीगर इदारों से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए पाकिस्तान वैसे तो कहता है कि अफगान मुहाजिरीन वापस जाएं मगर असल में नहीं चाहता। इस इल्जाम को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपने इंद्रिका रतवते को भी यहाँ प्रोग्राम में मदऊ किया है। इस बात की ये खुद ही शहादत देंगे कि जी जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का या इंटरनेशनल कम्युनिटी की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या पैसे देने की बात है, वो बिल्कुल अभी एट इट्स मिनिमम है, नेग्लिजिबल है। बल्कि उन्होंने पहले बताया भी कि
جو بوجھ ہم اٹھا اور یہ رہے ہیں. رپورٹ میں بھی منشن ہے جو رپورٹ میں کہ mention فنڈنگ ہے. جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے, اور فنڈنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے صرف جتنی جو 127 ملین جو کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو اس کے اندر سے بہت کم جو ہے وہ ملی. ایگزیکٹلی. اور جو اس میں جو ایک پروگرام اچھا چل رہا ہے آف کورس وہ جس کو ہم راہا کہتے ہیں, جس کی طرف اندریکا صاحب نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا, جو لوکل کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, سمبولک ایک کام ہو رہا ہے اس طرف. لیکن جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے, مہاجرین کی اس میں صرف تعلیم اور صحت کے کچھ پروگرام ہیں ان کے جو وہ بھی لیمیٹڈ ہیں, لیکن اوورآل کوئی حکومت پاکستان کو ایسا کوئی بڑی فنڈنگ نہیں ہو رہی. آپ کا جو دوسرا آئی تھنک جو امپورٹنٹ کوسچن جو آپ کا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن ابھی کیا ہے. مطلب ابھی ہم اس 37 سال گزر گئے ہیں افغان مہاجرین کو ہوسٹ کرتے ہوئے ہمیں, اور افغانستان کے حالات آج بھی ایسے ہیں کہ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کنڈیوسو ہیں یا لوگ واپس یا پل فیکٹرز وہاں پہ ہیں کہ وہ واپس افغانستان اس وقت جا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی جو حالات ہیں یا کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس ریجن کی, افغان مہاجرین کی واپسی ہمارے لیے ابھی امپیریٹو ہے. مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی واپسی کی جائے. آپ کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر آتا نہیں ہے ہمیں. تو اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشنز کو اس طرف دھیان دینے کی ان کی اشد ضرورت ہے کہ وہ افغانستان میں ایسے حالات بنائیں جس کی وجہ سے یہ لوگ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے وطن جا سکیں. Enrica, one question about the seriousness of the efforts to send Afghan refugees back. We have seen with the POR deadlines that they have been extended again and again, and UN and other bodies have been asking government of Pakistan to extend those deadlines. A lot of Pakistanis have concerns towards that as well. Why the roadmap or the deadlines are not being met? What are the hurdles? I think the biggest challenge, Rahman, is that for repatriation to take place, the Afghan refugees must have something to go back to, right? And I think the challenge has been that in the communities to which they return, things like basic livelihood, basic access to services are not there. When you talk to the average Afghan refugee in KP or in Balochistan, you ask them, what's the main reason not going back? They say, look, we want to be assured of some basic livelihood, just not even what we earn here, but something just adequate for us to be able to live, something predictable. And if we are walking 5 kilometers here, we're happy to walk 10 kilometers there to access a basic health unit, or even 20 kilometers. But we need to have that. When it's not there, how do we survive? So I think it's basically a matter of those conditions not being there, and that is precisely the investment that is needed. And the Afghan government has its plans to do that, but I think the resources and the ability to put those programs are needed. That's the biggest challenge right now. I'm just wondering, what is the plan B? If things don't improve in Kabul or in Afghanistan, do we have another plan? Because like Imran Zeb said, it is imperative that these refugees go back now. I think from UNHCR's perspective, for a repatriation to be successful, it has to be sustainable. If not, it's a quick fix. And I don't think, if we look at historical situations where there have been solutions being pushed upon with other conditions being there, people will move again. And if refugees go back and there are no conditions for them to be anchored within Afghanistan, they will move either from rural areas to urban areas, and you can see a lot of urbanization in Afghanistan. If that also fails and they can't find a livelihood, they will come right back to a place where they can find some existence. And that is what's happening globally, just not here in Pakistan. People are on the move. And that doesn't solve the problem. Right. So they would not be refugees here, but they'll be coming back as economic migrants, looking for jobs, looking for some kind of existence. So we believe sincerely that the international community has to invest more. We try to advocate for that. We've pushed for that. And we are saying, look at the globe today. Movement is at its unprecedented levels. And everybody is not only fleeing for refugee reasons. There are people going, looking for greener pastures. Right. عمران زیب صاحب, میں وہی سوال جو میں نے اندریکا سے پوچھا, اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے, جو کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو پھر ہمارے پاس کیا حال ہے؟ دیکھیں جی, 2016 ایک ایسا سال ہے جہاں پہ ہمیں کافی انکریجمنٹ مل رہی ہے ایک بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی وجہ سے. یہ جو یورپ کی طرف مہاجرین اور مائگریشن ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ فورس ڈسپلیسمنٹ اور ریفیوجیز کا جو ایشو ہے, یہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اسی میں ہم نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اٹھایا ہے, جو میں ریپیٹیشن کر رہا ہوں ایکچولی, کہ جو پروٹیکٹڈ ریفیوجی سچویشنز ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے, جہاں پہ آپ ایمرجنگ سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے عوض میں ابھی ایک دو
کانفرنسز ہو چکی ہیں اور ایک دو بڑی امپورٹنٹ کانفرنسز ہونی ہیں. ایک یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل اسمبلی ہے اس کی سائڈ لائن پہ دیر از اے ہائی لیول ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اوباما ایک سمٹ ہوسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد افغانستان پہ ایک کانفرنس برسلز میں ہو رہی ہے اکتوبر میں. ان تینوں کانفرنسز پہ یا اس سمٹ میں ہماری یہی کوشش ہے, جو بات میں نے پہلے کی پھر اندریکا نے بھی کی, کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آ کر اپنا رول پلے کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے لیے اس افغان مہاجرین کے ایشو کا جو واحد سلوشن ہے وہ ان کی واپسی ہے, اور اس طریقے سے واپسی ہے جو سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے کہ یہ دوبارہ واپس نہ آئے, کیونکہ یہ پہلے بھی اطلاعات تھیں کہ کچھ لوگ گئے تھے مگر اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تھے. ابھی تو اس سلسلے میں ہم اس کو دو پرانگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ایک انکریج کے لیے ہم UNHCR کے ساتھ مل کے ان کے لیے ایک ریپیٹریشن گرانٹ انہانس کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اتنی ہو کہ یہ جا کے وہاں پہ اینکر ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت افغانستان جو ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اس کو کمپلیمنٹ کرے ود انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ود ایجوکیشن, ود ہیلتھ اینڈ ود سم کائنڈ آف لائیولیہڈ اپرچونٹی. تو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ UNHCR سے مل کے ہم ان کو انہانس کروا دیں ریپیٹریشن گرانٹ, وہاں سے افغان گورنمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی آ کر اس کو وہ کرے. اس کے علاوہ آپ اگر اس جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں تو ان کی واپسی اور وہ بھی سسٹینیبل, اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاکستان کے لیے کوئی. ڈاکٹر عمران زیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. اندریکا رتواتے, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. اور افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, مہاجرین کے حوالے سے بات کی. میرا خیال ہے ورلڈ ریفیوجی ڈے کے حوالے سے یہ بات ایک ضروری, جو کہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے, پاکستان کے نظریے سے, کہ ان کی واپسی ہے بہت ضروری, ان کا واپس آنا بہت ضروری, کیونکہ ہمارے ملک میں جو خاص طور پر جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ مشکلات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ مہاجرین کا جو مسئلہ ہے یہ صرف افغانیوں کا یہاں پر پاکستان آنا نہیں ہے, یہ انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے. اور جس طرح سے ہم شام اور فلسطین کے مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ افغان مہاجرین بھی جو ہے وہ اسی طرح سے مہاجرین ہیں جن کے اپنے ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ پاکستان میں موجود ہے. اور ضروری بات کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کرنے اور پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں سے واپس جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.